अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में हुई कुछ अहम मुलाकातों की गूंज है। एक मुलाकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजरों के साथ है, जिसमें आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया है कि सरमायाकारी के फरोग में आसानियां पैदा की जाएंगी। रोज़नामा डॉन के मुताबिक आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकात लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स में हुई। उन्होंने ताजर बिरादरी को डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग देने की मुलाकात करने वालों में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज काशिफ अनवर और मुमताज कारोबारी शख्सियात शामिल थी। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। रोज़नामा डॉन के मुताबिक ताजरों से बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के किरदार को भी उजागर किया। मुलाकात के दौरान सदर लाहौर चैम्बर ने आम लोगों को दरपेश मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई और बिजली के बिलों पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ पेश की। आर्मी चीफ से मुलाकात में सदर लाहौर चैम्बर ने यह निशानदही भी की कि स्टेट बैंक के रेट और हुंडी रेट के दरमियान फर्क की वजह से अक्सर तरसीलात ज़र के लिए हुंडी चैनल्स को तरजीह दी जाती है। सहाफ़ी कामरान खान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में भी 50 के करीब कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की और यह मुलाकात 5 घंटे तक जारी रही। सहाफ़ी कामरान खान के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादा किया कि मुल्क से टैक्स चोरी और स्मगलिंग खत्म करेंगे। खास तौर पर ईरान से होने वाली तेल की स्मगलिंग खत्म की जाएगी। आर्मी चीफ ने ताजरों को यकीन दहानी भी दिलाई कि 6 माह के अंदर कौमी कॉरपोरेशंस को सुधारा जाएगा और 6 माह के अंदर अंदर बीमार सरकारी यूनिट्स की निजकारी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ ऐवान सदर में हुई कुछ मुलाकातों का जिक्र भी सामने आ रहा है। खबरों के मुताबिक जुम्मे के रोज सदर आरिफ अलवी की 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान ऐवान सदर की 4थी मंजिल पर किसी को भी आमदोरफ्त की इजाजत नहीं थी। 3 बड़ों की इस मुलाकात में क्या हुआ, इस हवाले से ऐवान सदर या किसी दूसरे जरिए से कोई बयान या एलामिया जारी नहीं किया गया। ताहम कयास आराइयां की जा रही हैं, या तो इस मुलाकात में इलेक्शन की तारीख पर बातचीत की गई, या आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर बात हुई, या फिर मौज़ूए गुफ्तगू सदर आरिफ अलवी के ओहदे की मयाद थी जो 8 सितंबर को मुकम्मल होने जा रही है। सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करने वाले कौन थे, इस हवाले से भी कोई बयान या ऐलान तो नहीं किया जा रहा। ताहम सहाफ़ी एजाज सैयद और उमर चीमा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि सदर से मिलने वाली शख्सियात आर्मी चीफ और DGISI थे। आर्मी चीफ से मुलाकात में जो ताजरों से मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या फैसले हुए, क्या यकीन दहानियां कराई गई, ये सब जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब काशिफ अनवर साहब ने। काशिफ साहब शुक्रिया आपका। काशिफ साहब, मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या यकीन दहानियां आपको करवाई गई? मैं समझता हूँ ना ही उन्होंने हमें कोई पैगाम दिया, ना हमने उनको कोई ग्रीवेंसेस अपने बताए, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी थी वहाँ पर, लाहौर से बाहर से भी बहुत से लोग आए हुए थे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने सबकी बात सुनी, पूरी दिल लगी से सुनी। जब तक कोई बात करना चाह रहा था उसने तब तक बात की। तो इट वाज़ अ वेरी पॉजिटिव जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर था, कोई रोक टोक नहीं थी। जो जितनी लंबी बात करना चाह रहा था वो अपनी मौक़िफ़ को बता रहा था, अपने सेक्टर को बता रहा था, अपने प्रॉब्लम्स को बता रहा था और उसकी बात पूरी सुनी जा रही थी। तो हम यही चाहते थे कि हमारी कोई तो बात सुने। और वहाँ सिर्फ पाकिस्तान की बात थी, पाकिस्तान को बचाने की बात थी, पाकिस्तान को वापस एक इकोनॉमिक पावर बनाने की बात थी। और वापस वहाँ पर यही बात थी कि आखिरी वक्त तक हम पाकिस्तान को बचाएंगे, आखिरी वक्त तक पाकिस्तान को बचाना है हमने। और सिर्फ पाकिस्तान और इकोनॉमी की बात हो रही थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही थी। और तो बात हुई क्या, मतलब क्या कोई रिफॉर्म आने जा रहा है? क्योंकि खबरें जो आ रही हैं इससे पहले, आपसे गुफ्तगू से पहले जो खबरें आ रही हैं कि एक बड़ा मैसिव रिफॉर्म, एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की बात की जा रही है। सर, ये वो तब्दीली क्या है? अब अगेन वो तब्दीली आपकी तरफ से प्रपोज हुई है या उनकी तरफ से प्रपोज हुई है? देखें, एक तो SIFC की बात हुई जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बताया कि इस तरह हम अपने दोस्त इस्लामी ममालिक के साथ इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह हमारे मुल्क में आ रही है। और जब ये इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आ जाएगी तकरीबन $100 बिलियन की, 100 बिलियन 100 अरब डॉलर की। क्योंकि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन सब से 25 बिलियन डॉलर्स के करीब उनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंशाल्लाह, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। और अगर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो हमें और क्या चाहिए इसमें। और SIFC में जितने भी उनके IT है, एग्रीकल्चर है, इसमें जो 4 से 5 एवेन्यूज़ हैं जिस पे काम होना है, अगर उसमें काम होगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान फले फूलेगा। मैं अपनी बात ज़रूर बताता हूँ
कि जो मैंने वहाँ पर पॉइंट रेस किए वो इंटरबैंक में, और जो अनऑफिशियल डॉलर का रेट है उस पर बात की, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को कम करने की बात की, ताजिर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन बार बार करने की बात की। मैंने इस बात पे जोर दिया कि जो ग्रे इकॉनमी है, जब तक आप उसको अंदर नहीं लाएंगे वाइट इकॉनमी में, तब तक वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। और एक जो बात बहुत ज़रूरी जो कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए। ये आपकी तरफ से जी, ये मैंने कहा। अच्छा, कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए। ये बड़ी बात है, सारी जमातें तो इलेक्शंस मांग रही हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी। हम ये नहीं कि हम इलेक्शंस कराना नहीं चाहते। अच्छा, पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज के ऊपर बैठाइए, उनसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कराइए, बताएं कि अगले 15 से 20 साल इस मुल्क को, पाकिस्तान को कैसे लेके चलना है, उसके बाद इलेक्शंस कराएं। इलेक्शंस होने हैं, जमहूरी अमल है, लेकिन जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं होता तब तक हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए। तो उन्होंने हमारी बात को सुना है। अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में बहुत ऐसे स्टेप्स होने को जा रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ की तरफ जाएगा। बातें जो आपने प्रपोज की हैं, मुझे तो लगता है जैसे उन पे अमल भी हो रहा है। जैसे खबरें ये आ रही हैं कि जो डॉलर जमा करने वाले लोग हैं, होल्डर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मनी एक्सचेंज वालों को टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है। इसका मतलब एक बड़ा मैसिव क्रैकडाउन तो डॉलर्स पे होगा ना पहले, कि डॉलर को नीचे लाना है। इस बारे में क्या बात हुई? आर्मी चीफ ने कोई बात की इस बारे में? देखें, मुख्तलिफ लोगों के सवालों में मुख्तलिफ जवाब आते रहे और हर जवाब पॉजिटिव था, हर जवाब में मुल्क की बेहतरी थी, मुल्क की तरक्की थी और मुल्क को आगे लेके चलने की बात थी। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर टैक्स पे ज़रूर बात हुई कि हर एक को अपना ड्यू टैक्स अदा करना चाहिए। अच्छा। है, और जो कि और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँ कि हम जो ये कहते हैं कि जंग सिर्फ बॉर्डर पे लड़ी जाती है, तो जो हमारे सिपह सलार हैं उनको हमसे ज़्यादा इकॉनमी का पता है। अच्छा। और उनको ये समझ है कि जब तक हम इकोनॉमिक फ्रंट पे हम अलाइन नहीं होंगे तब तक हम किसी मुल्क के साथ भी हम compete नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमिकली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो तमाम फ्रंट्स पे हम लड़ सकते हैं। अच्छा, इलेक्शंस अभी उससे पहले एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, उस पे आर्मी चीफ का क्या रद्द अमल था जब आपने ये बात की? देखें, वो सबके प्रपोजल्स नोट कर रहे थे और खुद नोट कर रहे थे। अच्छा। और अब इस पे क्या होगा ये तो वही बताएंगे। यानी कोई फौरी रिएक्शन किसी बात पे उन्होंने नहीं दिया? इस बात पे नहीं, इस बात पे उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो हर एक का पॉइंट नोट कर रहे थे, हर एक की बात नोट कर रहे थे और जिसका वो मुनासिब समझते थे उसका वो पॉजिटिव जवाब भी देते थे। अच्छा, ये मुलाकात हुई किसकी बिहेस्ट पे? आपकी तरफ से, ताजरों की तरफ से दरख्वास्त थी या उनकी तरफ से कहा गया था? मेरा ख्याल है एक दिन पहले उन्होंने तस्करा किया कि वो कराची के लोगों से भी मिले हैं, कराची की बिजनेस कम्युनिटी से। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के जो ऑफिस हैं वहाँ से कोई कोलैबोरेशन हो सकता है वो और भी शहरों में जाकर बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ मुलाकात करें। तो कराची और लाहौर तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, कराची में तो बात करप्शन पर भी हुई थी कि करप्शन का खात्मा भी होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। आपसे भी कुछ सिलसिले में बात हुई करप्शन के हवाले से? बिल्कुल हुई, लोगों ने बात की। मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसा इशू नहीं था जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ डिस्कस ना किया गया हो, चाहे कॉमर्स से रिलेटेड है, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी है, कुछ भी है, हर किस्म का। बल्कि यहाँ तक भी बात हुई कि एक साहब ने ये कहा कि गिले शिकवे तो औरतें करती हैं, या आप समझाइए इनको कि गिले शिकवे ना करें, मर्द बने औरत ना बने। तो इस हद तक वहाँ पर जो माहौल था वो इतना कंफर्टेबल था कि पंजाबी में भी बात हो रही थी। अच्छा, और लतीफ़े भी एक आधे ने सुना दिए। अच्छा, तो वो काफी घुल मिल गए थे आर्मी चीफ। बिल्कुल 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 ऐसे था जी। उनका एटीट्यूड बहुत रिलैक्स था, बॉडी लैंग्वेज बहुत कंफर्टेबल थी सबके साथ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने हर एक की हर बात तब तक सुनी जब तक अगले ने उनसे बात करना चाहिए। अच्छा, काशिफ अनवर साहब, ये मुलाकात जो है वो सिर्फ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ थी और भी लोग इसमें शामिल थे? कितनी देर तक मुलाकात ये रही
और इसके अलावा क्या इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी बात हुई या सिर्फ इकोनॉमिक पे बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी बात हुई, लोगों ने उस पर बात की। बिल्कुल हमारे लाहौर चैम्बर के भी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे और भी बहुत से शहरों से लोग आए हुए थे वहाँ पर। कोई मेरे ख्याल 70 से 80 लोग थे जिनके साथ मुलाकात उन्होंने की और 3.5 घंटे तक वो बातचीत होती रही। वो उन्होंने सबका बयानिया सुना, सबसे बात की, हर इशू, हर सेक्टर, हर कंसर्न पे उन्होंने बात सुनी और हर कंसर्न को उन्होंने नोट करवाया। और बल्कि कुछ ऑर्डर्स तो उन्होंने टाइमली भी दिए। अच्छा, मसलन कुछ लोगों ने बात की कि हम शायद एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे ये कंसर्न्स आ रहे हैं, तो उन्होंने उसी वक्त कहा चीफ सेक्रेटरी साहब को कि इनके जो कंसर्न्स हैं इसको प्रॉपर एड्रेस किए जाएं और उसको देखें कि ये क्या है। सीएम साहब का एटीट्यूड भी वहाँ पर बहुत अकोमोडेटिंग था। अच्छा। और द क्रेडिट गोज टू आई थिंक टू द चीफ मिनिस्टर साहब। अच्छा काशिफ अनवर साहब, कोई एश्योरेंसेस भी ऑन द स्पॉट दी गई आपको? किसी इतने एस्पेक्ट्स पे बात हो रही थी, तो क्या किसी एस्पेक्ट पे आपको फौरी तौर पे एश्योरेंस भी दी गई कि ये होगा? देखें, अब इंशाल्लाह मैं इस पे तो शायद कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन आने वाले वक्त में एश्योरेंस थी कोई? आप बता नहीं सकते किस मौजू पे थी, लेकिन थी सही। देखें, जब वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी को हम बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, जब ये एश्योरेंस आ रही है कि आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, जब ये एक तरह से इंश्योरेंस जा रही है कि भाई जो ये डॉलर्स के साथ हो रहा है हमें इसे करेक्ट करना है, तो वो जब अल्टीमेटली वो एक्शंस लेंगे और इस तरफ कोई हिकमत अमली इख्तियार करेंगे तो आवाम को समझ आ जाएगी। कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने एक बयान दिया था, बयान बड़ा अजीबोगरीब किस्म का था। वो आज भी समझता हूँ अजीबोगरीब किस्म के बयान है कि पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ स्मगलिंग का भी है। एक फैक्टर हो सकता है, बट ये कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इतने कंज्यूमर्स नहीं है कि इतनी स्मगलिंग वहाँ पे हो रही हो। हमारे यहाँ तो वैसे ही इकॉनमी के और बड़े मामलात हैं। अच्छा, लेकिन अब ये खबरें भी आ रही थी कि स्मगलिंग पे बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने की एश्योरेंस दी गई है आर्मी चीफ की तरफ से। अच्छा, नंबर 1 स्मगलिंग है, फिर टैक्स एवेडर्स हैं, टैक्स एवेजन है बहुत बड़ा, डॉलर को नीचे लाना है, लोड शेडिंग है, एनर्जी क्राइसिस है। क्या इन इश्यूज पर भी आर्मी चीफ ने बात की है? सब इश्यूज पे बात हुई है और स्मगलिंग की भी बहुत तफसील से वहां पर बात हुई है। कंसर्न सबसे ज्यादा वो आपकी नजर में, आपका अपना एनालिसिस है, वो सबसे ज्यादा कंसर्न किस इशू को लेकर नजर आ रहे थे आपको इन सब इश्यूज में? देखें, वो इकोनॉमी को बहाल करना चाह रहे हैं और इकोनॉमी को बहाल करने के लिए उन्हें जो भी इक़दामात मेरा हाल है वो समझते हैं कि हमें उठाने चाहिए। तो वो सरदस, आपको क्या लगता है? अब मैं आपका एनालिसिस पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ उन्होंने क्या कहा, आपका अपना एक एनालिसिस, आप उस मीटिंग में मौजूद थे या फिर आप खबरें पढ़ रहे हैं 1-2 दिन से, जो कराची में भी बात हुई, जो आपसे भी बात हुई। स्टार्ट कहाँ से लिया जाएगा? मैं समझता हूँ कि द मदर ऑफ ऑल इवल्स इज डिवेल्युएशन। और डिवेल्युएशन आपके ये जो डॉलर्स हैं, ये जो होल्डर्स हैं और ये ब्लैक मार्केट का हुंडी का रेट है, इंटरबैंक का रेट है, मेरा ख्याल है सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जब एक दफ़ा आपकी डिवेल्युएशन कंट्रोल होगी तो आपका इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन भी डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे, बिजली के रेट भी नीचे आएंगे। क्योंकि अगर हम अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर जाते हैं, हमें और तमाम इक़दामात अगर हम बाद में भी करें, अगर हम सिर्फ अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग कर जाएं तो हमारी तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, जिसमें एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी, अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगी, आपकी कम होगी, आपकी जितनी महंगाई है वो भी कम होगी, बिजली के रेट भी कम होंगे। अल्टीमेटली हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सस्ता आप इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ तक भी बात हुई, बल्कि जो IPPs की भी बात हुई, फिर सोलर सिस्टम की भी बात हुई। अच्छा। इस हद तक जाके हर एवेन्यू पे जो मैक्रो लेवल भी था और माइक्रो लेवल भी था। बिल्कुल, माइक्रो मैक्रो हर तरह से। इदारों में करप्शन है सर। हम आप किसी भी सरकारी इदारे में चले जाए, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचाने के लिए आपको ग्रीस करना पड़ता है उसको, रिश्वत का बाजार गर्म है। इसके हवाले से बाबू आप ताजरों को सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है इदारों में जो आपके काम नहीं हो पाते हैं बगैर पैसे दिए, बगैर रिश्वत दिए। इस पर कोई बात हुई सर? देखिए, करप्शन पे भी बात हुई। अल्टीमेटली बिजनेस कम्युनिटी को करप्शन के भी
इश्यूज़ हैं। लेकिन देखें जब हम भी जब मैं भी चैम्बर को चला रहा हूँ तो मेरी भी एक प्रायोरिटी लिस्ट है 1 2 3 4 5। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी लिस्ट होगी कि सबसे पहले किसको टैकल करना है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में वो कहीं होगा, लेकिन वो किस नंबर पे है ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि उसको किस तरह से उन्होंने टैकल करना है। लेकिन मैं आई एश्योर यू कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो हम चैनल्स पे बैठ के बिजनेस कम्युनिटी जिन कंसर्न्स को डिस्कस करते हैं, जिन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर FDI नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, उस पे भी बात हो रही है। और मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं और शायद करप्शन के ही और इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए ही SIFC का जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है, ताकि वन विंडो में हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, हैसल ना आए। हमारे गैर मुल्की भाइयों ने जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है वो किसी भी सिस्टम में जाए बगैर वो हमारे मुल्क के अंदर आ जाए। हाउ होपफुल यू आर काशिफ अनवर साहब, आपको क्या लगता है कि जो भी प्लानिंग हुई है, जो भी बातें हो रही हैं, कितने अरसे में सारे पे अमल हो जाएगा? कोई टाइम फ्रेम आपके जहन में है? मैं जी कल की मुलाकात के बाद मैं तो सिर्फ अपने सिपहसालार की ज़िंदगी और की दुआ करूँगा और इस बात की दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत दे और हिम्मत ताकत दे और मौका दे कि जो चाहते हैं करना वो हो जाए। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इलेक्शंस भी आपको क्या लगता है? इस पूरे गुफ्तगू आपसे भी हुई, कराची वालों से भी गुफ्तगू हुई, आपको लगता है कि ये काम सब इलेक्शन से पहले हो जाएगा या फिर इलेक्शंस को भी तूल दिया जाएगा? मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो भी होगा बेहतर होगा। अब गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है कि इलेक्शंस किस वक्त होते हैं, कैसे होते हैं, ये पहले होगा या बाद में होगा, लेकिन जो भी होगा मुल्क के लिए बेहतर होगा। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर्स सर, चूँकि आपका तो वास्ता बढ़ता रहता है, वो किस हद तक इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में सरमाया करने के लिए मौजूदा हालात में, या फिर जो हालात जब जिस तरह कहा जा रहा है कि उनको रीशेप किया जाएगा? देखें कल इस पे भी बात हुई कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, विल नहीं है और एश्योरेंस चाहिए है फॉरेन इन्वेस्टर को। तो SIFC में उस एश्योरेंस को भी दिया गया है, कंसिस्टेंसी को भी दिया गया है और वहाँ पर ये सवाल भी किया गया कि भाई ये जो इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, क्या उसमें कंसिस्टेंसी होगी, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग होंगी? तो उन्होंने तो एश्योरेंस दिलवाई है कि इंशाल्लाह होंगी। अच्छा सर, ये ना अगर तो $100 बिलियन की, अब सारा खालिस कारोबारी बात करते हैं, $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इट्स डबल देन CPEC, क्योंकि CPEC जो है वो आगाज़ हुआ था अराउंड 25 बिलियन से 53 पे पहुंच चुका हुआ है। अगर ये 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आती है यहाँ पे, तो ये इसका स्केल क्या है? और देखिए CPEC का तो हमें पता है कि वो रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है। CPEC, दिस इज ऑल अबाउट CPEC। ये 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में होने जा रही है, किन किन सेक्टर्स में होने की तरफ? IT, एनर्जी, एग्रीकल्चर और एक सेक्टर और है। और ये ना सिर्फ ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए है, ये लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी है। अच्छा। और एक और ऑफ़र कल हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी को हुई कि अगर आप चैम्बर्स SIFC पे प्रेजेंटेशंस चाहते हैं तो वी आर रेडी टू गिव प्रेजेंटेशंस ऑन FIFC। आप हमें बुलाएं ताकि हम आपको उस पे SIFC पे प्रेजेंटेशंस दें। तो ये हम जो बार बार ये बात करते थे कि आप के फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाते हैं, आप लोकल इन्वेस्टर को क्यों नहीं कहते हैं? और जब तक हमारा लोकल इन्वेस्टर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तब तक फॉरेन इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर नहीं आएगा। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकल इन्वेस्टर का जब आपका इंटरेस्ट गेन होगा और जब उसे ये पता होगा कि मेरी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट महफूज है, तो अल्टीमेटली आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि इन वेरी शॉर्ट टाइम, इन वेरी नियर फ्यूचर पाकिस्तान इज गोइंग। ठीक है काशिफ साहब, अगेन बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ प्लान किया गया है इंशाल्लाह वैसा ही होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और अहम खबरें भी और अहम मौज़ूआत भी शामिल करेंगे इस वक्फे के बाद।
माफिया एक बार फिर कामयाब ठहरा। चीनी के दाम बेलगाम, चीनी बहरान बेकाबू हो चुका है। 1 किलो चीनी की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। 200 रुपए किलो, बल्कि कई जगहों पर तो इससे भी ज्यादा महंगी मिल रही है। ये बहरान चीनी माफिया ने अपनी चालाकी और हुक्मरानों के गठजोड़ से पैदा किया। माफिया ने पहले चीनी की पैदावार ज्यादा और खपत कम बताई। हुकूमत से कहा कि नवंबर में नया क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, मुल्क में चीनी सरप्लस हो जाएगी, इसलिए बरामद करने की इजाजत दी जाए। इस पर हुकूमत ने 2.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। चीनी मुल्क से बाहर चली गई तो मुल्क में चीनी की कमी हो गई। अब खबरों के मुताबिक चीनी दरामद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। यूं चीनी माफिया ने दोहरा फायदा उठाया। पहले सस्ती चीनी बैरून मुल्क महंगी बेचकर डॉलर्स में मुनाफा कमाया। वो मुनाफा शुगर मिल्स मालिकान ने अपनी जेब में डाला। जब मुल्क में चीनी के ज़खायर कम हुए तो अब बाहर से महंगी चीनी इंपोर्ट की जा रही है। अब हुकूमत ने जो चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दी है वो 220 रुपए किलो के हिसाब से आएगी, यानी अवाम के लिए चीनी की कीमत 220 रुपए किलो से भी ऊपर होने जा रही है और हुक्काम के पास इजहारे बेबसी के सिवा कुछ नहीं। चीनी बरामद करने की इजाजत देने वाली साबिक हुक्मरान जमातें इस बहरान की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रही हैं। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं चीनी बरामद करने की इजाजत वजारत कॉमर्स ने दी थी, जो पीपल्स पार्टी के नवीद कमर के पास थी। जबकि नवीद कमर कहते हैं चीनी बरामद करने की इजाजत देने का फैसला तो मुश्तरका तौर पर किया जाता है। पहले इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में इस पर बात होती है, फिर पूरी काबीना मिलकर फैसला करती। गुज़िश्ता साल दिसंबर में पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हुकूमत को चीनी बरामद करने का मशवरा दे रहे हैं। असल खेल तो यह है कि चीनी की दरामद बरामद के फैसले करने वाले सियासतदान खुद चीनी के कारोबार से वाबस्ता है। इस वक्त मुल्क में 79 शुगर मिल्स हैं। पंजाब में 42, सिंध में 29 और खैबर पख्तूनख्वा में 8 शुगर मिले हैं। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 40 मिल्स ऐसी हैं जो या तो सियासतदानों की मलकियत हैं या जिनमें 50% से ज्यादा शेयर्स सियासतदानों के हैं। इसका मतलब है शुगर मार्केट का 50% हिस्सा सियासतदानों के कब्जे में है। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है कि सिंध में ओमनी ग्रुप के तहत चलने वाली 9 मिल्स में उनके कंट्रोलिंग शेयर्स हैं। शरीफ खानदान की 5 शुगर मिले हैं। चीनी के कारोबार में फहमीदा मिर्जा और उनके शौहर जुल्फिकार मिर्जा का भी बड़ा हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मार्केट में जहांगीर तरीन का शेयर 14 से 16% है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ सियासतदान तो नहीं, लेकिन आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त जरूर हैं। उनकी भी शुगर मिल्स हैं। पंजाब में खुसरू बख्तियार, उनके भाई हाशिम जवाब बख्त, हुमायूं अख्तर और उनके भाई हारून अख्तर भी शुगर मिल्स कारोबार के अहम खिलाड़ी हैं। गुजरात का चौधरी खानदान, ज़का अशरफ, सरदार नसरुल्लाह दरेशक, मखदूम अहमद महमूद और मियाँ मोहम्मद अजहर भी शुगर मिल्स के मालिकान हैं। अब्बास सरफराज खान मुशर्रफ दौर में वफाकी वजीर रह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी 5 शुगर मिले, यानी जब शुगर कारोबार का 50% सियासतदानों के हाथ में है तो बज़ाहिर वो फैसले भी ऐसे ही करेंगे नाज़रीन जो इन्हीं को फायदा पहुंचाएंगे। बात करेंगे, मैं ज्वाइन किया है फूड सेक्रेटरी जनाब जमान भट्टू साहब ने। भट्टू साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये आप शुगर केन कमिश्नर भी आप रहे हैं, अब आप सेक्रेटरी फूड भी हैं। शुगर कर क्या रहा है और ये आपके नाक के नीचे कर रहा है, आप नोटिस क्यों नहीं लेते इसका? देखिए जी, मैं एक तो ये एक्सप्लेन कर दूं कि इस दफ़ा जब हमने ये सीजन स्टार्ट किया था तो हमारे पास बड़े सरप्लस स्टॉक्स थे और हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी था। हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो उसको मद्देनजर रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्राइस नोटिफाई की वो कोई 99 और 100 रुपए के दरमियान थी पंजाब के लिए रिटेल प्राइस। ठीक है। अच्छा, जब ये प्राइस मुकर्रर की गई तो शुगर मिल्स, हालांकि उनका इसमें बड़ा एक फेयर प्रॉफिट भी था, तो वो उन्होंने हाई कोर्ट से जाकर स्टे ले लिया। 4 मई 2023 की बात है। इस तरह के जो अर्जेंट केसेस होते हैं उसमें नॉर्मली जो है वो जल्दी डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन ये इस केस की अब अगली तारीख जो है 20 सितंबर है। इस अरसा में शुगर मिल्स ने कुछ 14 लाख मीट्रिक टन के करीब जो है चीनी वो सेल की है और जो 100 रुपए प्राइस बनती थी उसके अगेंस्ट आपके सामने है कि कितनी बेच रहे हैं। और एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये है कि 50 अरब रुपए जो है इन्होंने आवाम की जेब पे डाका डाला है ज्यादा प्राइसेस चार्ज करके। अच्छा, एक और केस था हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर्डर का, जिसके तहत हम मॉनिटर कर सकते थे सप्लाई शुगर की। उसकी खिलाफ भी ये स्टे ले आए अब, और उस स्टे का एसेंस ये है कि हम इनसे ये पूछ नहीं सकते कि आपने चीनी किस डीलर को फरोख्त की है, कहाँ पे गई है, आया किसी होल्डर के पास गई है, किसी स्मगलर के पास गई है। उसका नतीजा ये हुआ है कि 7 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है पंजाब की
शुगर मिलों से वो स्मगल होगी अफगानिस्तान। आए रोज ये आप खबरें भी बढ़ते रहते होंगे, ये टीवी और मीडिया पे भी ये चीजें चलती रहती हैं, कितनी चीनी पकड़ी गई। ये सारी शुगर मिल्स की कोलैबोरेशन से जो एक शुगर माफिया है, जो एक रैकेट बना हुआ है स्पेकुलेटर्स का, ये इन लोगों ने ये सारा डाका डाला है अवाम की जेब पे। और आड़ उन्होंने बनाई है, जो स्टे ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं हाई कोर्ट ने, उसकी आड़ में ये सारा कुछ किया है। जमान भट्टू साहब, आप सेक्रेटरी फूड हैं, आप हमें अदाद शुमार बता रहे हैं यहाँ पे, और वो उधर आके स्टे लेकर आ गए हैं। आप इतने लाचार हैं सर, फिर फायदा क्या है सौदे का? माफिया तो अपना काम कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे फिर? नहीं, देखे ना, अदालत ने स्टे जारी कर रखा है। अगर कोई हमारा ऑफिसर इनको रोकता है तो उसके खिलाफ ये तौहीन अदालत में जाते हैं, जिसकी 6 महीने तो खड़े खड़े सजा हो जाती है। अब कोई अफसर जो है उस पर जुर्त नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है अब गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक सम स्टर्न एक्शन। खास तौर पे जो स्पेकुलेटर्स हैं, इंशाल्लाह ताला इन लोगों की इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली हुई है, हमारे रडार पे ये लोग आ गए हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने लगे हैं कि ये मामला जो है ये FIA को भेजा जाए, ताकि इन लोगों को उठाएं और इन लोगों ने जिन्होंने इतना ह्यूज लूट एंड प्लंडर किया है उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा भट्टू साहब, ये शुगर मिल्स हैं किन किन शख्सियात की? कौन है जिनका जो स्टे भी ले लेते हैं, जो आपकी नाक के नीचे सब कुछ कर भी लेते हैं, आप बेबस भी हैं? ये हैं कौन लोग? ये आप लोगों के नोट्स में भी है, ये एक थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, ये सियासी इशू नहीं है, ये खालिस्तान इंतजामी इशू है। आपके इंतजामी काम में कोई ऐसे एंटिटीज हैं, ऐसे लोग हैं जो रखना डाल रहे हैं। मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं उनके, वो कौन है? ये आप SCCP की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं सारे, लेकिन चूंकि इसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट होगा तो इट वुड नॉट बी प्रॉपर। सर आप पॉलिटिकल फॉल आउट कैसे होगा? आप सेक्रेटरी फूड है, आपके भी पर जल रहे हैं सर उन तमाम लोगों के नाम लेते हुए। मतलब आप यहाँ नाम नहीं ले पा रहे हैं, फिर आप कहते हैं जी हमने कार्रवाई करनी है। आप कार्रवाई कैसे करेंगे जब आप नाम लेने से डरते हैं लोगों के? नहीं, देखें, पर जलने वाली बात नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है। जैसे जिस तरह के आजकल वोलेटाइल सिचुएशन है पॉलिटिकल, उसमें ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। अदरवाइज हम तो सारों के खिलाफ पॉलिटिकल कैसे? ये क्या पॉलिटिशियंस हैं? जब मैं केन कमिश्नर के तौर पे काम कर रहा था, वो सारी जो हमारे एक्शंस हैं, आप कहना चाह रहे हैं भट्टू साहब ये सब पॉलिटिशियंस हैं इसलिए पॉलिटिकल इशू बन जाएगा? भाई एक शुगर माफिया है जो चीनी अवाम के हाथ में आने नहीं दे रहा, प्राइस अपनी मर्जी से हाइक कर रहा है, ऊपर कर रहा है। आपसे पूछ रहे हैं नाम, आप नाम नहीं बता रहे। सर नाम लेने में क्या हर्ज है सर? नहीं, गलत बयानी की बात नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल इशू, इट वुड बी अ पॉलिटिकल इशू, और इसको पॉलिटिकल गॉसिप से जाने के लिए मैं आप मुझे बताएं इस मुल्क के लोगों को इंसाफ मिलेगा? ऐसे मिलेगा इंसाफ सर? देखें जी, इंसाफ करने वाले जो अदारे हैं, हम तो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस है उसकी बात कर सकते हैं, जो इंसाफ करने वाले अदारे हैं वो बेहतर पोजीशन में है इस सवाल का जवाब। चलें भट्टू साहब, आप अगर नाम नहीं लेंगे तो फिर कार्रवाई कहां से करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ समझे जाने वाले सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है और साबिक वजीरों मुशीरों का घेरा तंग किया जा रहा है। कराची समेत सूबे में नैब छापों की चहमगोइयां हैं और इस हवाले से तरह तरह की कयास आराइयां हो रही हैं। एक निजी टीवी ने यह भी दावा किया है कि कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया गया, जिसके बाद वो खामोशी से दुबई चले गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन की गूंज में सोशल मीडिया पर जाली खबरों का तूफान चल रहा है। कहीं शाजिया मरी के घर से 97 अरब मिल रहे हैं तो कहीं पीपल्स पार्टी समंदरी के रहनुमा चौधरी सईद अख्तर के घर से 3 ट्रक सोना बरामद हो रहा है। इससे पहले ये खबरें सामने आई हैं कि पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर मुकेश चावला का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया। जराए के मुताबिक मुकेश चावला का नाम नैब की सिफारिश पर अबूरी स्टॉप लिस्ट पर डाला गया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीबी जो है वो 60 से ज्यादा सरकारी अफसरान के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं और इनके खिलाफ भी नैब कराची में इंक्वायरियां खोलने जाने का इम्कान है। सिंध के साबिक वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई और वफाकी वज़रा के खिलाफ एक साजिश के तहत मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है, जबकि साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर हाथ डालने को नेक शगुन नहीं समझते। यही नहीं, सिंध की निगरान हुकूमत ने एक तरफ सूबे में सरकारी जमीनों की बंदर बांट की
की तफसीलात मांग ली हैं, तो दूसरी जानिब क़याम अमन के लिए अंदरून सिंध ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान भी कर दिया है। सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सब अच्छा नहीं है और दाल में कुछ ना कुछ काला है। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर में दावा कर चुके हैं कि जरदारी साहब से हाथ हो गया है, जबकि सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम ने भी आज हामिद मीर के इस दावे की तायद की है। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है कि जाने किसने किसके साथ हाथ किया, फिर किसके साथ हाथ हो गया। लगता पर यह है कि हर किसी ने हर किसी के साथ हाथ किया है, यूं सब के साथ हाथ हो गया। वो लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी को भूले बिसरे जमहूरी उसूलों की याद आई भी तो पानी सर से गुजरने के बाद। बात करेंगे इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब तैमूर तालपुर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तालपुर साहब, ये अचानक सारी तोपें, सारे नेज़े, सारे निश्तर ये आपकी तरफ क्यों हो गए हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अदर भाई, मोस्टली जो बातें आपने कहीं, आपने खुद भी बताया कि फेक प्रोपेगेंडा है, किसी के घर से इतने अरब मिल गए, किसी घर से इतना सोना मिल गया, तो इनमें से किसी भी चीज की कोई बुनियाद नहीं है। हवाई चीजें हैं, ये सोशल मीडिया का जो एक नया तरीकेकार है लोगों को मलाइन करने का। पहले भी आपने सुना, कभी सुनने थे कि कश्तियां पैसों की मिल गई, पर वो कश्तियां कहाँ गई दुबई जाते हुए कि पता नहीं चला हमें। तो ये सब प्रोपेगेंडा है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि हमारे कुछ दोस्तों के ऊपर, कुछ मेहमान के ऊपर घेरा तंग किया जा रहा है, बट दिस इज नो मेजर थिंग। और ये चीजें हर किसी को पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कोई फर्क नहीं लाती। ये चीजें हम पे दबाव डालने की कोशिश की जाती है, पर दबाव हम पे आता नहीं है। हमें 20 साल से मेरे ख्याल से जाहिद हो गया है इस किस्म के केसेस। सदर जरदारी के ऊपर सारी जिंदगी क्या केसेस रहे, कितना अरसा उन्हें जेल में काटा, पर हम अपने असूल पे कायम दायम हैं, अपने असूल पे कायम दायम रहेंगे। ये 3-4 महीने की माह की हुकूमत है, जो करना चाहे कर ले, पर मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कार्रवाई की जा रही है। शायद थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग होगी जो हर दौर के खत्म होने के बाद और नए दौर के शुरू से। अच्छा, ये थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है तालपुर साहब। कामरान खान सीनियर सहाफ़ी हैं और कुछ और सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो कुछ सिंध में हो रहा है या होने जा रहा है, इसको मंसूब किया जा रहा है एक अहम अस्करी शख्सियत से भी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों भी जो मुलाकात हुई ताजरों के साथ, उसमें भी कुछ बातें ऐसी हुई। क्रैकडाउन की बात जो है वो मंसूब की जा रही है एक खास अस्करी इदारे से भी। क्या इसमें भी कोई सदाकत है सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि कुछ केसेस थे पुराने जो चल रहे थे, उन केसेस पे जरा सख्ती हो गई है, पर मैं ये नहीं समझता कि कोई ऐसा क्रैकडाउन कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये कर रहे हैं या ये कर सकते हैं। हमारे जो भी केसेस थे क्लियर हो गए हैं, तकरीबन जो पेंडिंग थे 10-10 साल केसेस चलते रहे, इमरान खान के दौर से केसेस नए शुरू हो गए, चलते रहे, किसी में कुछ सदाकत थी नहीं। इट वॉज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। आपको और मुझे पता है कि पिछली जो इलेक्शन हुई थी वो हमने कैसे लड़ी थी और कितने हमारे लिए मसले मसाइल थे और किस तरह से हमें अटैक किया जा रहा था उस टाइम पर भी। तो लिहाजा ये चीजें हमें कोई असर नहीं लाएंगी। आप खुद चाहते हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने कहीं करप्शन की है, तो उसको बिल्कुल कटहरे में लाना चाहिए। पर बेबुनियाद विक्टिमाइजेशन सिर्फ क्योंकि एक जमात को आप अपोज करना चाह रहे हैं, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। तालपुर साहब, ये भी कहा जाता है कि पूरा एक रैकेट था या पूरा एक सिस्टम निज़ाम था जो कि करप्शन की एक इमारत बनाई गई थी सिंध में ओवर द ईयर्स, उसके खिलाफ क्रैकडाउन है, जिसमें जो सहूलतकार थे वो सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी थी, ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो कि नैब ज़दा थी। वो नैब से प्ली ऐसे मतलब खबरें ये भी आई थी एक ज़माने में कि 500 सिंध के अफसरान ऐसे हैं जो कि प्ली बार्गेन करके नैब ज़दा होने के बावजूद अपने ओहदों पे दोबारा आके बैठ गए थे। तो और फिर सिंध गवर्नमेंट सहूलतकार थी उसमें, अब उसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है सर? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई क्रैकडाउन नहीं, और ना ही ये बात भी जो आपकी खबर है इससे मैं एग्री नहीं करूंगा। कोई ऐसे 500 सिंध गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं थे जो कि प्ली बार्गेनिंग करके आए थे। एक कोई मुलाजिम था, मुझे याद है, जिस पर हमारी लीडरशिप ने स्टैंड लेके उसे हटवाया था और उसके बाद उसे हमने फिर से नहीं लगने दिया। तो दिस इज मोर ऑफ स्पेक्यूलेशन रादर देन दिस। अगर आप कोई गलत काम के खिलाफ जिहाद करना चाहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है। अगर किसी ने कोई करप्शन किया तो हम बिल्कुल उसमें आपके साथ खड़े होंगे, पर बेबुनियाद विक्टिमाइजेशन के खिलाफ। तालपुर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बयान था खुर्शीद शाह साहब का। उन्होंने कहा कि अगर हमारा ऐसा एहतसाब करने की कोशिश की तो कौमी राजों से पर्दा उठाएंगे। ये धमकी बहुत बड़ी है सर। पहली बात तो ये एहतसाब इसका मतलब है होने जा रहा है, तभी खुर्शीद शाह ने साहब बात की, और दूसरा ये कौम से कौमी राज है सर जिनसे पर्दा उठाया जाएगा। मैं नहीं समझता ये कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म की बात करती है या कर सकती है, या कभी इस किस्म के कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं जाएगी। खुर्शीद शाह साहब एक बड़े सीनियर हमारे सियासतदान हैं और उनके साथ बड़ी ज्यादती है। जितना अरसा उन्होंने जेल में काटा वो आपके मेरे साथ है, और आखिर में
कोई चीज प्रूव नहीं हुई, क्योंकि उनके साथ भी बेबुनियाद चीजों पे ज्यादती की गई थी, झूठे केसेस बनाए गए। तो ऑफकोर्स उन्हें दिल से लिया होगा इस बात को, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी पाकिस्तान के मफाद से ना अलग हुई है, ना कभी अलग होगी। अच्छा, मुझे बताएं कि मामला कोई ख़राब हुए हैं आपके एस्टैब्लिशमेंट से? ये खबरें क्या दुरुस्त हैं कि आप या आपके साथ हाथ हो गया है, जरदारी साहब के साथ हाथ हो गया है, ऐसा कुछ है सर? नहीं जी, हम तो इलेक्शन चाहते हैं, अपने मुकर्ररा वक्त में चाहते हैं, जिसके लिए हमने आवाज उठाई है। इलेक्शन कमीशन ने भी हमारी बात को सही समझा है, हमारी बात में वजन है। हमारे साथ ना कोई हम अंडर द टेबल डील्स करते हैं, ना हमने कभी किया। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने हमेशा ताकतों से उनको फेस किया है, हमने इलेक्शंस मांगी हैं, इलेक्शंस लड़ी हैं, ऑल ऑड्स के खिलाफ भी हमने हमेशा इलेक्शन का ही नारा मारा है, और अभी भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। एक छोटा सा 3-4 माह का पीरियड है, ये गुजर जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में फिर सुरखरू के आएगी। ठीक है, वक्त गुजर जाएगा लेकिन शायद मुश्किल गुजरे, नजर ऐसा है। तालपुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। सरहद पार रूरल समझी जाने वाली पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री एक बार फिर अपने ही मुल्क के कटहरे में खड़ी है। अब की बार ड्रामा हादसा पर उंगलियां उठाई जा रही हैं और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा ने इस ड्रामे को मुतनाज़ करार देकर इसके नशर करने पर पाबंदी लगा दी। पैमरा के नोटिस में कहा गया है कि ड्रामे की कहानी के हवाले से नाजरीन की जानिब से शिकायत मौसूल हुई है, इसलिए अथॉरिटी ने गैर मयाद और नामुनासिब कहानी को मद्देनजर रखते हुए इस ड्रामा सीरियल पर पैमरा एक्ट के सेक्शन 27 के तहत पाबंदी आयद करते हुए मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भिजवा दिया। पिछले कई दिनों से ड्रामे की टीम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये कहानी 2020 में लाहौर मोटरवे पर अगवा के बाद गैंग रेप का निशाना बनने वाली खातून की जिंदगी पर बनाई है। तहम ड्रामे के मुसन्निफ, प्रोड्यूसर और अदाकारों ने इस इल्जाम को रद्द किया है। ड्रामे में मरकजी किरदार करने वाली अदाकारा हदीका कयानी ने भी आखिर खामोशी तोड़ दी है और दावा किया है कि उनके हाल ही में शुरू होने वाली ड्रामे हादसे की कहानी का मोटरवे रेप केस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। इंस्टाग्राम और एक्स पर अपने वजाहती बयान में उन्होंने कहा था कि उन्होंने हादसे की कहानी बार बार पढ़ने और टीम से सवालात करने के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि ड्रामे की कहानी किसी एक शख्स की कहानी नहीं। उन्होंने एतराफ़ किया कि मुमकिना तौर पर स्क्रीन पर तशद्दुद, अगवा और रेप के वाक़यात ज़हनी अजियत का बायस बन सकते हैं, इसलिए ऐसे मनाजिर को इंतबा के साथ नशर किया जाना चाहिए था। इससे पहले सीनियर एंकर पर्सन फरिया इदरीस ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया। ड्रामा हादसा देखकर मुतासरा खातून ने इन्हें फोन किया, वो रो पड़ी और कहा कि वो ये दिन देखने से पहले मर क्यों ना गई। फरिया इदरीस के इस इंकशाफ ने सोशल मीडिया पर भूचाल पैदा कर दिया और सारिफीन ड्रामा टीम पर बरस पड़े। उधर ड्रामा हादसा पर पाबंदी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ड्रामा सीरियल नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पैमरा को जवाब के लिए 7 सितंबर का नोटिस जारी कर दिया। ड्रामा हादसा पहला ड्रामा नहीं नाज़रीन कि जिस पर पाबंदी लगी या इसको वार्निंग दी गई हो। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को इखलाक बाख्तगी के संगीन इल्जामात का सामना है। पैमरा ने इससे पहले पाकिस्तान समेत भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामे तेरे बिन और उडारी को भी नामुनासिब मवाद और मनाजिर पर वार्निंग दी थी। नाकदीन का कहना है कि पाकिस्तानी ड्रामों में हम जिन्स परस्ती, गैर अज़दवाजी ताल्लुकात और रेप ऐसे मौज़ूआत नौजवान नस्ल के लिए ज़हर कातिल बन सकते हैं। ड्रामों में देवर भाभी, साली बहनोई, खालू भांजी, ममानी भांजे और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है, जिससे रिश्तों का तकद्दुस पामाल और खानदानी निज़ाम ज़मीन बोस होकर रह गया है और माशरे में तलाक और खुला की शरह खौफनाक हद तक बढ़ गई है। दूसरी जानिब ऐसे हसास मौज़ूआत के लिए गैर मुल्की फंडिंग का इंकशाफ भी खतरे की घंटी है। हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा मोहतरमा मारिया वासी साहिबा ने। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो टॉपिक्स हैं हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के, मारिया जी, हमें कोई और टॉपिक क्यों नहीं मिल रहा है? हम जिन्स परस्ती के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फिर ऐसे मौज़ूआत जब पाबंदी का शिकार होते हैं तो फिर एक मुतनाज़ चीज़ बन जाती है। आप समझती हैं कि वाकई ऐसे मौज़ूआत नहीं होने चाहिए ड्रामों में जो कि हमारे माशरे पर असरअंदाज हों बुरे तरीके से? देखिए जी, टेलीविज़न पे हम जो भी दिखाते हैं, मोस्टली टेलीविज़न हर घर में है और वो आपको बेसिकली जो आर्ट, जिस खित्ते का भी आर्ट होता है किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप टेलीविजन ड्रामास कह लें, आप लिखारियों की बात कर लें, आप सिनेमा की बात करें, आप पेंटिंग की बात करें, बेसिकली दैट्स आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन सेल्फ, आपकी सोसाइटी। जो जितने भी मैंने 20 साल में जो मैं ड्रामे करते आई हूँ, मैं कहीं बाहर से तो नहीं लेकर आए हैं, कि वही सब कुछ है जो हमारे माशरे में होता है। और वक्त के साथ साथ
जो चेंजेस आते हैं वो उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, और उसको हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री आप लिखते हैं और बाद में यू कैन गो बैक टू इट और आप उससे रेफरेंस हासिल करते हैं कि उस जमाने में ये हुआ करता था, और उस जमाने में क्या कहते हैं, मोबाइल फोन नहीं होते थे तो ये होता था, ये इस चीज का इलाज नहीं होता था तो ये होता था। ये आपकी जो हिस्ट्री है उसको भी कलम बंद करता है एक खास तरीके से। आप इसको हिस्ट्री का एक आपको समझ लें कि ये आपका एक जैसे लाइब्रेरी है। तो ये कहना कि जी जो आपके माशरे में हो रहा है उसी को हम दिखाते हैं। जो कैरेक्टर्स मैं प्ले करती हूँ वो कहीं बाहर से तो नहीं आते, वो हमारे इर्द गिर्द है, हम उनका हिस्सा है। लोग रिलेट करते हैं तो देखते हैं। और मैं ये भी समझती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कैमरा, में जनरल बात, एक ऐसी बात जो हर चीज पे लागू होती है। इट्स नॉट वन सब्जेक्ट। जो बीमारी आपके पाई जाती है आपकी सोसाइटी में, या जो अच्छी बात पाई जाती है उसी में बात होगी ना। आप कोई चांद या तारे जिनके आपको नहीं पता कि वहां क्या है उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे, हम उसी नासूर की बात करेंगे। और जब तक हम हाँ, कहने का एक तरीका है, बात करने का एक तरीका है, एक आप बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे आप एक बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आप बदतमीजी भी कर सकते हैं और एक सुस्ता तरीके से भी बात कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके हैं उसको। जैसे आप पेंटिंग में अपने राय का या अपनी तकलीफ का या अपनी पेन का या अपने गुस्से का इजहार करते हैं, उसी तरह ड्रामे में लिख के कर सकते हैं, गा के कर सकते हैं, एक्टिंग से कर सकते हैं। दिस इज ऑल व्हाटएवर योर सोसाइटी इज, उसी का एक आईना है। तो ये कहना कि ये बात एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सारी चीजें हैं आपके इर्द गिर्द, और अगर आप इनको इन चीजों को रिकग्नाइज भी करेंगे, इन पर बात नहीं करेंगे तो फिर इनका हल भी नहीं ढूंढ सकते। रिलेशनशिप्स पे बात होती है तो आपको पता चलता है कि जी बुलिंग भी स्कूल में होती है, वो भी कोई चीज है। माँ बाप को बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, या इज़्दिवाजी जिंदगी में दो पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए। ये चीजें हमारे पास तो ये प्लेटफॉर्म है, टेलीविजन एंड सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, तो आपको बात करने का मौका मिल गया, तो आप इसको अगर पॉजिटिवली यूज करेंगे तो ये आपके लिए एक टूल बन जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल नेगेटिवली, जैसे हमने होते देखा है, आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म है, आपका जो दिल चाहता है बगैर सोच से समझे आप इसको कह देते हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो वो एक बहुत, आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस टूल कि यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आप किसी को भी किसी तरीके से भी ट्रैश कर सकते हैं। जहां तक हमारे इस मीडिया का ताल्लुक, लेकिन मारिया जी बात यह है कि अगर ऐसे मौज़ूआत दिखाने का मकसद यह है कि इनका हल निकाला जाए, तो इसमें हल कैसे निकलता है? इसका क्या जस्टिफिकेशन है कि इससे हल निकल आएगा, हालांकि इसको नॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा? आपको नहीं लगता माशरे में चीजें नॉर्मलाइज हो रही? देखिए, बात करने से किसी भी मसले को एक मसला समझने से, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो मैं उसका स्पेसिफिक जवाब दूंगी। अगर आप कोई अच्छी बात या बुरी बात, अगर आप उन सिम्टम्स को रिकग्नाइज नहीं करेंगे और उससे बात नहीं करेंगे तो, और उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लड़ाई करने को नहीं मैं कह रही हूँ, डिस्कशन करने को कह रही हूँ, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने को कह रही हूँ, तो तभी हल निकलेगा। अरे ये तो एक हमारा एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। जैसे आप ममालिक में कहते हैं, इंटरनेशनल आपका जो है डिप्लोमेसी है, उसमें रास्ता बातचीत का कभी खत्म नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि बातचीत ही करते रहने से हल निकलते हैं, निगोसिएशंस होती हैं, और मे बी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी आफात है जैसे वॉर वगैरह है, वो अवर्ट हो जाती है। तो अच्छा, लेकिन मारिया जी देखिए, आपकी बात ठीक है, हाँ ऐसे इश्यूज हैं, इन पे उनको एड्रेस होना चाहिए, बट हम ये भी देखते हैं कि एक ज़माने में जब सिर्फ पीटीवी के ड्रामाज हुआ करते थे, तब हम देखते हैं कि बेहतरीन ड्रामास, बेहतरीन प्लेस, बेहतरीन स्क्रिप्ट हुआ करता था, तब भी वो देखे जाते थे, तब ये मौज़ूआत डिस्कस नहीं होते थे उनमें, उसके बावजूद भी सड़कें वीरान होती थी। तो तब क्या था, तब क्यों वो ड्रामे देखे जाते थे और तब भी ये मौज़ूआत नहीं होते थे? बहुत बोल्ड मीन्स के मुश्किल और इन योर फेस टॉपिक्स के ऊपर काम किया है, और बहुत अमेजिंग काम किया है। जो वीराने हो जाते थे वो इसलिए थी कि एक ही चैनल था और आपके पास कोई रास्ता नहीं था, आपने वही एक चैनल देखना होता था। उसके बाद पीटीवी, जब पीटीवी वर्ल्ड आया, फिर आपके पास चैनल्स बाहर के आने लगे, तो उसी तरीके से आपके पास व्यूइंग का वो बढ़ने लगा, आपके पास चॉइस आने लगी, आपका एक्सपोजर ज्यादा होने लगा। अब आपको घर बैठे फोन के ऊपर या वैसे भी ये सब पता चल जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आपके पास चॉइस बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, रियली सॉरी, हमारे पास वक्त कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।